नमस्कार। आज हम सरकार के काम करने के तरीके के एक अहम पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये है कैबिनेट कमिटीज, यानी मंत्रिमंडलीय समितियां। हमारे पास इनसे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं हाँ। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये समितियां हैं क्या और सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया में इनकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है। बिल्कुल। ये काफी दिलचस्प विषय है क्योंकि ये सीधे तौर पर संविधान में मेंशन नहीं है, पर सरकारी कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यही पहली खास बात है ना, कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब संविधान में इनका जिक्र नहीं। जी हाँ। इन्हें सरकार के जो काम करने के नियम होते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस, उनके तहत बनाया जाता है। बिल्कुल सही। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का सीधा सा मतलब यही है कि संविधान में इनका प्रावधान नहीं है, लेकिन ये गैर संवैधानिक या अवैध नहीं है। ये सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो नियमों के तहत बनती हैं। अच्छा। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जरूरत के हिसाब से बनती हैं। मतलब परमानेंट नहीं होती हैं एक तरह से। हाँ, इसी से जोड़ा है कि ये दो तरह की होती हैं। एक तो स्टैंडिंग, जो ज्यादातर स्थायी किस्म की होती हैं। और दूसरी एड हॉक, जो किसी खास काम, किसी खास मुद्दे के लिए बनाई जाती हैं। और वो काम पूरा होने पर खत्म हो जाती हैं, भंग कर दी जाती हैं। बिल्कुल। और इन्हें बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। वो समय और जरूरत के हिसाब से इन्हें गठित करते हैं। सही। अब बात करते हैं इनकी सदस्यता की। ये भी काफी लचीली है। आमतौर पर तो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनमें। हाँ, ज्यादातर कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन ये कोई सख्त नियम नहीं है। अच्छा। जी। जरूरत पड़ने पर दूसरे मंत्रियों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। यानी राज्य मंत्री या उप मंत्री भी। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, गैर कैबिनेट मंत्रियों को भी, मतलब जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी खास तौर पर बुलाया जा सकता है, विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये दिखाता है कि फोकस इस बात पर ज्यादा है कि उस खास मुद्दे पर किसकी विशेषज्ञता या किसका नजरिया जरूरी है, ना कि सिर्फ मंत्री के पद या रैंक पर। सही बात है, एक्सपर्टीज पर जोर है। जी। और अध्यक्षता कौन करता है इन कमिटीज की? देखिए, ज्यादातर मामलों में प्रधानमंत्री ही इनकी अध्यक्षता करते हैं। खासकर अगर वो किसी कमेटी के सदस्य हैं तो फिर वही अध्यक्ष होंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री या कोई और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी अध्यक्ष हो सकते हैं। ये कमेटी पर निर्भर करता है। ठीक है। अब इनके काम पर आते हैं। क्या ये सिर्फ मतलब विचार विमर्श करके कैबिनेट को अपनी सिफारिशें देती हैं, या इनके पास फैसले लेने का अधिकार भी होता है? नहीं, ये सिर्फ सिफारिशें नहीं देती। ये कमिटीज फैसले भी ले सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ओह। हाँ, इनके लिए गए फैसले कैबिनेट के फैसले माने जाते हैं। हालांकि ये जरूर है कि कैबिनेट अगर चाहे तो इनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है, उन्हें बदल भी सकती है। पर फिर भी फैसले लेने की शक्ति होना बड़ी बात है। बिल्कुल। असल में ये समितियां कैबिनेट के ऊपर जो काम का भारी बोझ होता है, उसे कम करने का एक बहुत कारगर तरीका है। एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है। ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस मतलब एक व्यवस्था, एक संगठनात्मक तरीका। और ये दो सिद्धांतों पर काम करती हैं: श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल यानी इफेक्टिव डेलीगेशन। अच्छा, काम बांटना और सही लोगों को सौंपना। बिल्कुल। कैबिनेट हर छोटे बड़े मुद्दे पर गहराई से विचार नहीं कर सकती। उसके पास समय और शायद विशेषज्ञता की कमी हो सकती है हर विषय पर। तो ये समितियां उस काम को करती हैं। ये नीतिगत मुद्दों की गहराई से जांच, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करती हैं। और मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने में भी मदद करती होंगी। हाँ बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना भी इनका एक मुख्य काम है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा मंत्रालयों से जुड़े होते हैं। सही बात है। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी कौन कौन सी प्रमुख कैबिनेट कमिटीज काम कर रही हैं। दस्तावेजों के हिसाब से अभी 8 मुख्य समितियां हैं। जी, संख्या बदलती रहती है जरूरत के हिसाब से, पर हाँ, अभी 8 प्रमुख हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का, यानी राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, आर्थिक मामलों की समिति। जी। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, संसदीय मामलों की समिति। सही। सिक्योरिटी कमेटी, सुरक्षा मामलों की समिति। हाँ। अकोमोडेशन कमेटी, आवास मामलों की समिति। ठीक है। और 2 नई भी हैं, मतलब पिछले कुछ सालों में बनी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कमेटी, निवेश और विकास पर। जी। और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी, रोजगार और कौशल विकास पर। बिल्कुल। ये 8 भी कार्यरत हैं।
इनमें से जैसा आपने कहा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कुछ लोग तो इसे सुपर कैबिनेट तक कह देते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये घरेलू और विदेशी दोनों तरह के लगभग सभी बड़े नीतिगत मामलों को देखती है। मतलब देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाले फैसले यहीं लिए जाते हैं एक तरह से। और इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी वो आर्थिक क्षेत्र में सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको दिशा देती है और उनमें तालमेल बिठाती है। बजट से जुड़े कई फैसले, एमएसपी वगैरह, ये सब यहीं से होकर गुजरते हैं। और अपॉइंटमेंट्स कमेटी, इसका काम तो नाम से ही साफ है। जी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। केंद्र सरकार के जितने भी ऊंचे पद हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सचिव स्तर के अधिकारी, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के प्रमुख, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और डायरेक्टर्स, इन सब की नियुक्तियों का फैसला यही कमेटी करती है। अच्छा, ये तो वाकई बहुत पावरफुल कमेटी हुई। बिल्कुल। फिर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। इसका काम संसद से जुड़ा है। हाँ, ये देखती है कि संसद में सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है, विधायी एजेंडा क्या होगा, सत्र कब बुलाना है वगैरह। सही। और सिक्योरिटी कमेटी, ये भी नाम से स्पष्ट है। रक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित मुद्दे भी यही कमेटी देखती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सारे बड़े फैसले यही होते हैं। जी, सीसीसी कहते हैं इसे शॉर्ट में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। हाँ, सीसीएस। और अकोमोडेशन कमेटी, यह सरकारी आवास के आवंटन से जुड़े मामले देखती है। सांसदों, अधिकारियों और अन्य लोगों को दिल्ली और दूसरी जगहों पर सरकारी घर देना। ठीक है। और ये जो दो नई कमिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये हाल के वर्षों की जरूरतों को देखते हुए बनाई गई। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कमेटी का फोकस है देश में निवेश बढ़ाना, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी, पूंजी प्रवाह को देखना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात कम करना और खासकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने से जुड़े नीतिगत मामले देखना। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल। और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी का फोकस है कौशल विकास के कार्यक्रमों पर, रोजगार पैदा करने पर और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें, खासकर महिलाएं। ये जो काम का बंटवारा है अलग अलग कमिटीज में, ये दिखाता है कि सरकार कितने व्यवस्थित तरीके से इतने सारे जटिल मुद्दों को संभालने की कोशिश करती है। हर कमेटी अपने खास क्षेत्र पर ध्यान देती है। हाँ, ये विशेषज्ञता लाने और मुद्दों को गहराई से समझने में मदद करता है। लेकिन सिर्फ कैबिनेट कमिटीज ही नहीं है इस तरह के काम के लिए, एक और व्यवस्था भी है। अच्छा, वो क्या है? वो हैं ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों के समूह, जिन्हें गोम्स कहा जाता है। गोअम्स। ये कैबिनेट कमेटी से कैसे अलग है? देखिए, ये भी मंत्रियों के ही समूह होते हैं जो किसी खास मुद्दे या विषय पर विचार करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये ज्यादातर एडहॉक प्रकृति के होते हैं। मतलब किसी खास काम के लिए बनते हैं और काम पूरा होते ही भंग कर दिए जाते हैं। कैबिनेट कमिटीज में स्टैंडिंग कमिटीज भी होती हैं जो स्थायी होती हैं, पर गोम्स आमतौर पर अस्थायी होते हैं। और इनके अधिकार, क्या ये भी फैसले ले सकते हैं? कुछ गोम्स की कैबिनेट की तरफ से फैसले लेने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कैबिनेट को अपनी सिफारिशें ही देते हैं। ये किसी एक खास समस्या पर और भी ज्यादा केंद्रित हो सकते हैं। तो ये कैबिनेट कमिटीज के अलावा एक और टूल है सरकार के पास? बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। किसी नए उभरते मुद्दे पर तुरंत एक गोम बनाकर उसे सौंपा जा सकता है। इन गोम्स के बारे में हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनमें दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड ARC की रिपोर्ट का भी जिक्र है। हाँ, उन्होंने इनके कामकाज पर कुछ टिप्पणी की थी। हाँ, की थी। ARC ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि एक समय ऐसा आया था जब बहुत ज्यादा संख्या में गॉम्स बना दिए गए थे। अच्छा, उससे क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि इतने सारे गॉम्स होने से समन्वय बनाना मुश्किल हो गया और कई बार जो प्रमुख मुद्दे थे उन पर समय पर फैसला लेने में देरी होने लगी। हाँ, एक ही मुद्दे पर शायद अलग अलग गॉम्स काम कर रहे हो। हाँ, तो आयोग ने सिफारिश की कि गॉम्स का गठन बहुत सोच समझकर, ज्यादा चुनिंदा तरीके से, सिलेक्टिवली होना चाहिए। जरूरत हो तभी बनाया जाए। और जब बनाया जाए तो उन्हें एक बिल्कुल साफ काम सौंपा जाए, एक स्पष्ट जनादेश, क्लियर मैंडेट दिया जाए कि उन्हें करना क्या है, और साथ ही काम पूरा करने के लिए एक समय सीमा, टाइम लिमिट भी तय की जानी चाहिए, ताकि वो असरदार तरीके से काम कर सकें और मुद्दे जल्दी सुलझें। बिल्कुल, प्रभावी समन्वय और मुद्दों का तेजी से समाधान, यही मकसद होना चाहिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये कैबिनेट कमिटीज और ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स, भले ही ये संविधान में सीधे तौर पर लिखे न हो,
पर ये भारतीय शासन प्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। जी हाँ, बहुत जरूरी हैं। ये न सिर्फ कैबिनेट का बोझ हल्का करते हैं, बल्कि नीतियों का गहराई से विश्लेषण भी संभव बनाते हैं। और सरकार के कामकाज को ज्यादा सुव्यवस्थित, ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई इनकी संरचना और कामकाज की बात। हाँ, ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या? क्योंकि ये समितियां और समूह, जैसा हमने देखा, प्रधानमंत्री अपनी जरूरत और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाते हैं। उनकी संरचना, उनकी संख्या, यहाँ तक कि उनका महत्व भी बदलता रहता है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि अलग-अलग राजनीतिक माहौल में या अलग-अलग प्रधानमंत्रियों की जो अपनी नेतृत्व शैली होती है, उसके तहत इन समितियों का वास्तविक कामकाज और उनका प्रभाव कैसे बदलता होगा। क्या कुछ प्रधानमंत्री इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम? क्या इनकी शक्ति कम ज्यादा होती है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस में कितना अंतर आ सकता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता का केंद्र कहाँ है और प्रधानमंत्री कैसे काम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।